नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एडुटेक में 2.0। देखिए, इसका नाम आप सोच रहे होंगे 2.0 और ऐसा क्यों रखा है। देखिए, यहाँ पर मैं पहले बता दूँ, यहाँ पर सब कुछ एडिशनल और अनलिमिटेड मिलेगा। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट सीरीज मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे और एक्सप्लेन वाइज, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने एडुटेक 2.0 रखा है, ये नया वर्जन। ठीक है, अपने चैनल के लिए आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि यूपीएससी की जो तैयारी होती है ना, वो सभी करते हैं, पर जो एडिशनली और मेन पॉइंट जो होता है ना, वो होता है टेस्ट सीरीज़। यदि आपने टेस्ट सीरीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज किया और किया है तो एग्ज़ाम क्रैक होना कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि आप टेस्ट को रटे नहीं, टेस्ट को समझे, और इसी चीज़ को हम लोग पूरा करने के लिए इस वीडियो को ही सीरीज हम बनाएंगे। और लगभग मैं यहाँ पे, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये किसी ने नहीं किया, लगभग मैं यहाँ पे 50 टेस्ट सीरीज़ कवर करने वाला हूँ टिल इन, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और यदि आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूँगा। ठीक है, 50 टेस्ट करने वाले हैं, 50 प्लस हो जाएंगे, माइनस नहीं होंगे। ठीक है, जिससे आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है और कहाँ से क्वेश्चन आता है और कहाँ से पुट अप हो सकता है। यहाँ पर लगभग हम लोग 5000 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पर मैं आपको बता दूँ, ये 5000 क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज़ के, पर हम हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई एडिशनल पॉइंट देखेंगे। ठीक है, अब ये टेस्ट सीरीज़ कौन कौन सी होंगी ये पहले मैं देखिए, जो सबसे वैल्यूबल है, मतलब जो ऑथेंटिक है, जिनकी मान्यता है मार्केट में। पहली चीज़ को जो आप देख रहे हैं आईएएस बाबा की हो गई, दूसरी हो जाएगी हम विजन की कवर करेंगे, और तीसरी हम लोग कवर करेंगे इनसाइट की। ये तीन ही मुझे सही सार लगती है और जिनका मटेरियल मैंने पढ़ा हुआ है, लगभग 50 ST मैंने दे रखी है, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये बेस्ट है और काफ़ी अच्छा है। अप्रोच उस तरह का है कि सिविल सर्विस इसको पढ़ के या फिर इसके मटेरियल को फॉलो करके क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा रेक्टिफाई करूँगा और क्लियर करूँगा कि हम कैसे टेस्ट सीरीज़ कवर करेंगे। देखो, पहले हम कवर कर रहे हैं आईएएस बाबा, तो लगभग इसमें 10 प्लस ST हम यहाँ पर कवर करेंगे। दूसरा हम लोग कवर करेंगे इनसाइट, ठीक है, और तीसरा हम लोग कवर करेंगे विजन। तो विजन में सबसे ज़्यादा ST मैंने 20 प्लस रखी हुई है और इसमें भी मैं 10 प्लस रखूँगा, तो 10 और 10 20, और लगभग यहाँ से 30 ST हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 भी हो सकती है, यहाँ पर 15 भी हो सकती है, तो वो आपके हिसाब से आप जैसा बोलेंगे। अभी तो हम आईएएस बाबा चलाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते चलेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और शेयर जरूर करते रहना, जिससे हमारी ग्रोथ ज़्यादा चीज़ों जो हम चीज़ दे रहे हैं ना, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचने वाला होना पाए। ठीक है, देखो, ये मटेरियल है, बहुत लोगों ने नहीं बनाया। देखो, कॉपीराइट इशू मत लगाना भैया, क्योंकि ये समाज की सेवा के लिए है। ठीक है, मैंने सीखा, इसलिए मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस यही एक मेरा प्रयास है और कुछ भी नहीं। ठीक है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये जो टेस्ट सीरीज है, लगभग 100 क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन लगभग होते हैं, तो आप इसको अपने तरीके से भी दे सकते हैं कि हम मैं क्वेश्चन पहले पढ़ रहा हूँ, फिर बाद में आप आंसर आप पॉज करके पहले अपने आप को डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना आता है, और उसके बाद आप रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आंसर को देख सकते हैं, ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि वायरस, रोग या वेक्टर कौन से सम्मिलित सही है। तो देखो, नीफा वायरस आपने बहुत सुना होगा, चर्चा में रहा है। केरल में चमगादड़ को लेकर के ये चर्चा में रहा है कि चमगादड़ आधा फल खा करके छोड़ देता था, जिससे और पक्षी या फिर कोई और, जिससे बीमारियां बहुत सर्कुलेट हुई। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको कनेक्ट कर, मुझे ऐसे ही याद है। ठीक है, बहुत न्यूज़ में था ये 1-2 साल पहले। एक्यूट इन्फेसाइटिस सिंड्रोम जो मच्छर से फैलता है, और तीसरा है जीका वायरस। तो इसमें सुमेलित करना कौन सही है। तो देखो भैया, ये तीनों ही सही है। रीज़न क्या है, नीफा वायरस चमगादड़ फैलता है एकदम से। जीका वायरस आपने बहुत सुना होगा, अफ्रीका में बहुत फैला था। ठीक है, और अपने यहाँ भी थोड़ा बहुत रहा है इसका असर। और एम्फेसाइटिस तो आप जानते हैं कि अभी तो
एन्सेफेलाइटिस को लेकर के यूपी ने एक मुहिम चलाई दस्तक करके, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, मच्छर से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन तीनों क्या होंगे हमारे सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी आप थोड़ा पढ़ सकते हो, जो यहाँ पर है मैंने वो बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि लंग चेन या फिर सेगेन खबब निम्न से किस नदी को संदर्भित करता है, तो वो भैया ब्रह्मपुत्र, सतलज या फिर सिंधु या फिर गंगा। तो भैया वो किसको संदर्भित करता है, वो करता है सतलज को, ठीक है। अब सतलज कहाँ से निकलती है, आपको पता है कि भैया हिमालय से निकलने वाली है, ठीक है, ओके। तो ऐसे आप नाम भी याद रहे। तो ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है, देखो यही आपको एडिशनल काम करना है, थोड़ा सर्च भी करना है, क्वेश्चन को करके छोड़ के नहीं चले आना। अब ब्रह्मपुत्र का क्या नाम होगा, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, किस झील से निकलती है, सतलज किस झील से निकलती है, कौन से एरिया से निकलती है, सिंधु और गंगा। गंगा तो सभी जानते हैं, ठीक है। सिंधु कहाँ से निकलती है ये भी आप, तो इन तीनों को आप अपना होमवर्क कवर जरूर करें। तिब्बत, अब इसका थोड़ा एक्सप्लेन देखेंगे कि तिब्बती नाम होता है तो गंगा को हटा सकते हैं, तो गंगा तो वैसे ही नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, यारलुंग तुनसुगो, ठीक है, कहा जाता है। और सेंग जम्पो तिब्बती में सिंधु नदी का नाम है। तो ये दोनों नाम क्या हो गए हमारे यहाँ पर कवर हो गए। तो ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, यारलुंग, और सिंधु को क्या बोलते हैं भैया, सेंग जम्बो। और बचा कौन है, सतलज। तो सतलज का नाम क्या है आपके ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्सर जो है समाचार पत्रों में हम लोग देखते हैं कि पंजुन घोषणा, देखो ये जो है ना पनमुनजोम घोषणा पत्र जो है ना, ये एक्चुअली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का 38 जो चैनल है ना, वो उसी के बीच में पाया जाता है, और ये वहाँ की राजधानी भी है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पहचान सकते हैं, कोरिया प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आप थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। देखो मेन बात है कि जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो एग्ज़ाम में चाहे टॉपर ही क्यों ना यार, उसको पूरे क्वेश्चन कभी नहीं आते, किसी भी टॉपर को पूरे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा लगाना, एक्यूरेट अंदाज़ा लगाना वहाँ की भाषा से, वहाँ के कल्चर से, इन सब, इसलिए हम लोग इतना चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन का 4 बोलता है आईएनएस शिवालिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यह भारत की अरहिंद श्रेणी की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का प्रमुख पोत है। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 के रूप में कल्पना की। देखो ये प्रोजेक्ट 17 तो एकदम सही है, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ प्रोजेक्ट 17 क्या एकदम एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा, क्योंकि ये तो मैंने भी पढ़ा हुआ है कि प्रोजेक्ट 17 में आईएनएस जो विक्रमादित्य है या फिर आईएनएस शिवालिक है, ये सब प्रोजेक्ट 17 के अंडर में आ रहा। एक प्रोजेक्ट 75 भी चलाया गया है, जो वियना में आईएनएस खंडरी और आईएनएस करंज, इनके लिए प्रोजेक्ट 75 भी चलाए गए, वो भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। तो ऐसे आपको बैलिस्टिक नहीं है, आप जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल तो हो नहीं सकती, आईएनएस की जो श्रेणी है वो तो एक पनडुब्बी की श्रेणी है, ठीक है। तो बैलिस्टिक हो नहीं सकता, बैलिस्टिक मिसाइल लगा सकते हैं मगर उस श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा शिवालिक जो है F-47 नौसेना के लिए बनाए गए मल्टी रोल स्टील युद्ध पोतों के वर्ग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मरुस्थलीय टिड्डी के संबंध में निम्न कथनों पर विचारें। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न क्या है यार कि अभी हमारे देश में टिड्डियों का क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप इसे थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा अंदाज़ा लगा के देखिएगा क्या सही हो सकता है। कि मरुस्थलीय टिड्डी के संबंध में बोला, वे छोटे सींग वाले टिड्डे हैं जो अत्यधिक प्रवासी स्वभाव वाले होते हैं। ये एकदम सही है यार, प्रवासी स्वभाव वाले होते हैं, मतलब एक देश से दूसरे, दूसरे देश से तीसरे, ये जाते रहते हैं। वे झुंड बनाने में सक्षम है, जो प्रकृति और खेती के गए वनस्पति के लिए बहुत विनाशकारी। देखो ये झुंड में हमेशा चलते हैं, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। अपने यहाँ भी टिड्डियों की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है, 3-4 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक है। पर ये जो आप इस बार हमारे यहाँ टिड्डी का प्रभाव अभी झांसी और यूपी में, झांसी में भी देखा गया, राजस्थान में, ठीक है, गुजरात में इसका प्रभाव देखा गया, पाकिस्तान, सोमालिया, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा त्राही मचाई है, ठीक है इसने। तो टिड्डियों का ये एकदम सही है कि इनके थोड़े अत्यधिक थोड़े सींग होते हैं और ये प्रवासी स्वभाव के होते हैं, ये चलते रहते हैं, एक एक दिन में 100-100 किलोमीटर ये पार कर जाएं, ठीक है।
तो ऑप्शन सी क्या होगा, एकदम एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इनके बारे में और थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। लोकस क्या है, लोकस एक्रिडिये परिवार के में छोटे सींग वाले टिड्डियों की प्रजाति होती है जिसमें झुंड में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको भी पढ़ें। ये एडिशनल जानकारी है कि टिड्डियों से होने वाले नुकसान और हानि की मात्रा कल्पना से बहुत परे है। भाई सही बात है, ये लोग यदि झुंड में चलते इतना विनाश करते हैं कि जिससे समझ लो एक दिन में लोग 35,000 लोग खाना खा सकते हो, उतना ये समझ लिए एक दिन में एक झुंड खा लेता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी है। इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखें। इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट प्रोग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन है जो प्रत्येक 3 वर्ष में 15 वर्षीय बच्चों के लिए गणित विज्ञान की साक्षरता को नापने के लिए किया जाता है। ये करता कौन है, तो सीमा के बिना अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और विज्ञान यूनेस्को करता है, WEF करता है, और या फिर स्टूडेंट साइंस अंतर्राष्ट्रीय, अरे यार क्या लिखा है, सीमाओं के बिना अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, थोड़ा सा वर्ड वैसे है, आर्थिक सहयोग या फिर विकास संगठन। तो कौन करता है, तो भैया मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ऑप्शन सी सही होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसका करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल होते हैं, इनको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा तो वो यूनेस्को लगाएगा, पर मैंने पढ़ रखा है कि यूनेस्को इसमें नहीं हो सकता। रीज़न ये थोड़ा सा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई ये यूनेस्को नहीं है, और मैंने पहले ही पढ़ रखा है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि भैया ऑप्शन 1 तो नहीं था, पर यह है कि ऑप्शन सी और डी में मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। तो ऑप्शन डी क्या होगा, एक्यूरेट आंसर। OECD नहीं किया। अब देखिए इसके बारे में आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो बच्चों के लिए भी काम करता है, गणित और विज्ञान की शिक्षा के लिए काम करता है, तो इसको भी आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पीसा के बारे में आप जरूर पढ़ लें। अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन के लिए कार्य करता है। ठीक है, ये सदस्य और गैर सदस्य राष्ट्रों के सहयोग विकास संगठन और विश्वव्यापी अध्ययन जिसका उद्देश्य 5-15 वर्षीय उसके लिए विद्यार्थियों के लिए गणित और विज्ञान के लिए शिक्षा प्रोवाइड करना। ठीक है, देखो यदि तुम्हें लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा तो 1.5, 1.2 या फिर 1.5 पर आप चला सकते हैं, आराम से देखिए, पर वीडियो क्वेश्चन को पूरा एक बार थ्रू आउट जरूर हो जाइएगा। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स निम्न से किस पर आधारित नहीं होता, तो भाई देखो सीधी सी बात है यार, तुम समझो कि जब नए ऑर्डर होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो रोज़गार पैदा होगा, और रोज़गार पैदा होगा तो खरीद वस्तु का स्टॉक लगेगा। पर यार ये कर्मचारी कहाँ से मतलब आ गया। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, कट हो जाएगा, और यही क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, कर्मचारी आयोग इंक्लूड करता है, पर हर जगह EPFO का काम नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है कि क्या वहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। तो इस डायमेंशन में भी आपको चीज़ों को सोच के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित बुनियादी उद्योगों में से किसको सबसे कम भारांश मिलता है। भारांश मतलब सब्सिडी, किसको सबसे कम सब्सिडी मिलती है। तो देखो ऑप्शन इसका साफ है यार, ऑप्शन ए है। क्यों है, क्योंकि रीज़न देखो, कोयला, कच्चा तेल, इस्पात, ये तीनों ही हमारे GDP के एक मेन पिलर हैं, पर उर्वरक इतना नहीं है, क्योंकि उर्वरक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसान करते हैं। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें भी लगभग 2.75 के आसपास ही उसका कंट्रीब्यूशन है। बाकी आप कोयला देखेंगे तो लगभग 19-20% है। ठीक है, इस्पात का भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, कच्चा तेल भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज कवर करता है। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को याद रखें। देखें यहाँ पर दिया हुआ है कि भारांश के हिसाब से परसेंटेज दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा उर्वरक जो है 2.67 के आसपास मैंने बताया था। पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा लेता है 28%। इस बार का जो बजट था उसमें भी ये सब चीज़ें इन्वॉल्व की गई थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्ट्राइड योजना के संबंध में बात करेंगे। स्ट्राइड योजना जो है वो उन अनुसंधान परियोजना का समर्थन करता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक और स्थानीय रूप से आवश्यकता पर आधारित होती हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा स्ट्राइड। तो स्ट्राइड जो है वो एक सामाजिक रूप से और स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए काम करता है स्ट्राइड के बारे में। ठीक है, ओके। तो स्ट्राइड के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से और पढ़ सकते हैं। भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान के लिए योजना का काम करता है, तो वो है स्ट्राइड। ठीक है,
थोड़ा यहाँ पर स्टैट के बारे में आप थोड़ा और पढ़ा। देखिए हर के बारे में एडिशनल जानकारी आपको थोड़ी बहुत होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका घटक आप देख लीजिएगा। तो स्थायी संरचनीय सहयोग पेस्को के संबंध में निम्न कथनों पर विचार दें। देखो पेस्को यार देखो, यदि आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े होंगे ना तो पेस्को आपने जरूर पढ़ा होगा। ये क्वाड से तो रिलेशन नहीं रखता है। देखो सीधी सी बात है, क्वाड से रिलेशन नहीं रखेगा, क्योंकि पेस्को जो है ना वो यूरोपियन कंट्री में चलता है, भारत में नहीं चलता, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता, कनाडा, ये यूरोपियन कंट्री के लिए ही पेस्को काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? इसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर और नहीं, दोनों ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो दोनों के लिए काम नहीं करता, पेस्को ईओ के लिए काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ये देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने पॉज करके धीरे धीरे इसी में चला रहा हूँ। फिर देश में बीटी कपास ही केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन द्वारा अनुमोदित और अनुमति प्राप्त अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। ठीक है, हार्बिसाइड सही गुणवत्ता बीटी कपास भारत में प्रतिबंधित है, क्योंकि हार्बिसाइड से गुणवत्ता आसानी से परागण के माध्यम से फैल सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे आप टैकल करेंगे? देखो ऑप्शन एक मुझे जहाँ तक ठीक लग रहा, ठीक है, ऑप्शन एक एकदम सही लग रहा है, और ऑप्शन दो भी क्या है, एक्यूरेट है। देखो कुछ जो डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन से भी कुछ चीज़ें पता चल जाती है उसमें गलत है कि नहीं है, स्ट्रीम वर्ड डाले गए हैं कि नहीं। जैसे आप पढ़ेंगे कि देश में बीटी कपास ही केवल जेनेटिक अब देखो केवल आपने बोला यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए जेनेटिक जीएम कॉप के बारे में अभी द हिंदू में भी आर्टिकल आया था, वहाँ पर साफ साफ बोला गया था कि भैया जो बीटी है ना फसल, जेनेटिक फसल जो है वो एक्चुअली कपास के लिए अनुमोदित है, पर बैंगन, लौकी, कद्दू और भी उगाया जा रहा जो इलीगल है। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ कनेक्ट हो गई कि हाँ ये ऑप्शन तो एकदम सही है, पर एक ऑप्शन के दम पर आप पूरा क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, तो आपको दूसरा ऑप्शन पढ़ना होगा। तो दूसरे ऑप्शन को जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो पहले वाले क्वेश्चन का ही दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है, निचोड़, रेक्टिफाई उसको कर रहा है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन दोनों में नहीं है, इसलिए क्या ऑप्शन दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बीटी कपास के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है जो मैंने बताई है। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में कथनों पर विचार किए। संघ और राज्य क्षेत्र अधिनियम के प्रभावी कार्यवाहन के लिए उत्तरदायी है, जिसमें फलस्वरूप परस्पर पात्र परिवार की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना शामिल है। ठीक है, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के घर के सबसे बड़े व्यक्ति को अधिनियमित राशन कार्ड जारी करने का उद्देश्य है। तो देखो ये चीज़ एकदम तुम तुरंत ही पकड़ लोगे यार, कि जब ये अभियान आया था तो वहाँ पर महिलाओं को इंक्लूड किया गया था, मतलब महिलाओं के लिए ही मुखिया को तैयार किया गया था कि महिला जो सबसे बड़ी एज की होगी, 18+ होगी, वही क्या होगा, राशन कार्ड धारक होगी। तो ऑप्शन दो तो एकदम क्या होगा, पूरी तरह से गलत हो गया, तो ऑप्शन ए क्या होगा, एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आंसर को आप यदि कहीं पर भी आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, न्यूज़ चैनल भी देखा है ना, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन धीरे धीरे चल रहे होंगे, मगर क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, मैंने फिर बोला आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, विदेशी आदेश 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो यह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रिब्यूनल को अपनी राय के लिए संदर्भ करता है। किसकी बात कर रहा, विदेशी आदेश के बारे में। ठीक है, जैसे कि अपील करता है एक विदेशी या फिर विदेशी अधिनियम 1946 के आधार के अंतर्गत नहीं है। आदेश में केवल उन राज्यों को शामिल किया गया जहां इनर लाइन परमिट, देखो यही ऑप्शन एकदम गलत हो गया। ऐसा आदेश कभी नहीं आता जो केवल इनर लाइन परमिट के लिए। अब देखो इनर लाइन परमिट में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा, नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया, 3 राज्य हमारे इनर लाइन परमिट में आते हैं। तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत हो गया, तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही हो सकता है। जाहिर सी बात है, ऑप्शन बी हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्या देखो कोई भी अधिनियम आया, कुछ भी आएगा विधेयक, तो वो पर्टिकुलर, जब जम्मू कश्मीर अलग था तो वो बात अलग थी, पर वो पर्टिकुलर एक डायमेंशन के लिए पूरे देश के लिए आता है। ठीक है, किसी एक स्थानीय
प्रशासन के लिए नहीं आता। स्थानीय प्रशासन जो स्टेट निकालती है वो बात अलग है, पर जब सेंटर निकालती है, ठीक है, तो वो ट्रिब्यूनल पूरे सेंट्रल के लिए काम करता है, पूरे देश के लिए काम करता है। जैसे एनजीटी का ट्रिब्यूनल है 2009 में जो बनाया गया था, ठीक है, एनजीटी का एक्ट है जो 2013 के हिसाब से काम करता है। तो ऐसे एक्ट बनाते हैं तो वो पूरे देश में लागू होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को और थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं। इसमें बोला वो 5000 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, मगर आपको और भी एडिशनल जानकारी बहुत सारी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेस इरेक्शन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है, BEPS इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगुवाई में BEPS प्रोजेक्ट की शुरुआत G20 देशों ने की थी, ठीक है। बेस क्षरण किसी देश में कंपनी के कर योग्य मुनाफे के आकार को कम करने के लिए वित्तीय उपाय और कर योजना का उपयोग करता है। अब देखो, ध्यान समझो मेरी बात, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगुवाई में जो BEPS जो है वो G20 देशों के लिए काम करता है, तो बाकी देश कहाँ जाएंगे भैया, ये समझो। जो बेस इरेक्शन और प्रॉफिट शिफ्टिंग है ये तो प्रत्येक देश के लिए काम करती है ना, तो आप G20 को ही कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर ये सोचने वाली पॉइंट है। प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी यहाँ पर क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। तो दोनों ही चीज़ों में मुझे क्या थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगा कि भाई G20 देश कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और G20 देश जब आते हैं, मान लो G20 देश में जब सबमिट होता है ना, तो उसमें बहस केवल ट्रेड पे होती है, ठीक है, क्या ट्रेड है, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वो ये सब प्रॉफिट ऑफिट पे इतनी ज़्यादा चर्चा वहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो आपको उनको डिबेट को भी थोड़ा सुनना पड़ेगा कि वो एक्चुअली उनका मोटो क्या है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ 2+2 वार्ता होती है, तो उसका मोटो क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स के हमारे रिलेशन बढ़ाना, क्या बोलते हैं, बौद्धिक संपदा को बढ़ाना, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना, यही हमारे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम पर्टिकुलर प्रॉफिट की बात तो हम करेंगे, प्रॉफिट तो हम कई समय बाद उसको एनालाइज करेंगे ना कि प्रॉफिट है कि नुकसान। इस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते। BEPS परियोजना का नेतृत्व आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कर रही है, ठीक है। BEPS, अब देखिए आर्थिक संगठन और विकास की बात, जहाँ विकास बात कर रही तो G20 विकास पे बात नहीं करते, वो अपने लिए G20 देशों द्वारा शुरू किया गया, लेकिन इसने अन्य OECD सदस्य राज्यों को भी आरंभ से ही प्रभावी रूप से शामिल कर लिया था, ठीक है। तो और विदेश में क्या होगा, पूरी तरह शामिल हो गए, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा गलत, ऑप्शन 2 क्या हो गया एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न से चीन भारत के मध्य खुली व्यापारी सीमा चौकी है, कौन सी है भाई। तो भैया नाथुला, सिप्ला और निपुलेक। देखो क्यों ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि अभी आप जान रहे चाइना और इंडिया का बवाल चल रहा है, ठीक है, और लद्दाख वाले एरिया में, ठीक है। और 5 टेरिटरी ऐसी, 5 एरिया ऐसे हैं जिसपे चाइना क्लेम करता है और इंडिया, यानी चाइना का कब्जा और इंडिया क्लेम करता है, ठीक है। तो नाथुला, सिप्ला और लिपुलेक ये तीनों ही दर्रे हैं जिसपे क्या है, चाइना और इंडिया की दोनों पे ही मतभेद चलते रहते। तो ऑप्शन डी क्या होगा, एक्यूरेट आंसर होगा। फिर इसमें बात करते हैं निम्न में कौन मालदीव के सबसे समीप है। तो यार तुम जानते हो मालदीव के सबसे समीप क्या है, लक्षद्वीप है। सेशल्स आप जानते हो, मेडागास्कर, यदि ये मेडागास्कर तो यहाँ पर सेशल्स आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कहीं थोड़ा और ऊपर जाओगे सेशल मिलेगा, मेडागास्कर तो ये हो ही गया। फिर मॉरिशस क्या है, मॉरिशस यहाँ पर कहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, लक्षद्वीप ही है उसके मालदीव के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखो ये यहाँ पर डायग्राम आपको साफ सीधा सा मिल रहा है, ठीक है। ये श्रीलंका हो गया, ठीक है, श्रीलंका का जस्ट थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ओके। चलो आगे चलते हैं, अब थोड़ा जल्दी स्पीड थोड़ा और बढ़ाएंगे। उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सरकार के कार्यकारी प्रमुख है। देखो ये ऑप्शन तो एकदम तुम तुरंत काटो साले को, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर भी मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन 1 गलत। दिल्ली के उपराज्यपाल पांडिचेरी के उपराज्यपाल की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, ये आपने बहुत बार देखा दिल्ली चुनाव में। तो ऑप्शन बी क्या होगा, एक्यूरेट आंसर होगा। चलो सीधे जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखो फिर से एलिमिनेशन राउंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह MSP प्रणाली में अंतराल को संबोधित करने और किसानों को बेहतर लाभ देने का प्रयास करती है। केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा दालों तिलहन और खोपरा की भौतिक खरीद की
की जाएगी। ऐसा कुछ है क्या भैया इसमें? कुछ हाँ, ऑप्शन 2 तो ठीक लग रहा है, मगर ऑप्शन ए में कुछ लग रहा है गड़बड़। क्या है भाई, देखे जरा, दोनों ही नहीं है। तो ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन बी दोनों ही नहीं है। पर यार दाल और तिलहन वो खोपरा, सही बोल रहे हो यार। खरीफ में थोड़ा सा मुझे डाउट रहेगा इसमें थोड़ा। पहले वाले में तो कोई डाउट नहीं, मैं दूसरे वाले थोड़ा सा डाउट होगा। अब जरा बताइएगा क्या इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन तो कुछ नीचे दिया भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम जो है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम को विश्व बैंक द्वारा विकसित और रखरखाव किया जाता है। ITC-HS कोड में किसी भी परिवर्तन या सूत्रीकरण या फिर नए कोड के जोड़ने को DGFT द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी एकदम सही लग रहा है मुझे। ऑप्शन बी एक्यूरेट क्वेश्चन है, क्योंकि वो जो है ना हार्मोनाइज्ड सिस्टम जो है विश्व बैंक द्वारा विकसित और रखरखाव नहीं किया जा सकता। अब ये तो फिर WTO क्या करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करके देखो, WCO आ गए, ठीक है, विश्व व्यापार शुल्क संगठन, ये इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मोरक्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये संप्रभुत्व राज्य जो अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में स्थित है। अब पहले चीज़ मैं बता दूं भैया, यदि आपने ज्योग्राफी की सीरीज देखी हुई, यदि ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो यदि ये अफ्रीका है तो अफ्रीका का ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, तो ये महाद्वीपीय एरिया कहलाता है। और आपको पता है मोरक्को यहीं पर है, तो ये महाद्वीपीय क्षेत्र होगा। साहिल क्षेत्र को ये वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ये वाला क्षेत्र जो है वो साहिल क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उसको भी यदि आप बोलेंगे तो मैंने दूसरे चैनल पे अपने पढ़ा रखा है, ठीक है। चलो वो तो बात की बात है, यदि आप बोलेंगे तो उसको भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये एक संप्रभुत्व राज्य जो अफ्रीका, तो पहले ऑप्शन एक गलत हो गया। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को स्पर्श करता है, मेडिटेरियन सी, और ये ऑप्शन एकदम सही है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक महासागर को स्पर्श करता जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम के सामने है। विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बात करेंगे। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन गलत। विशेषाधिकार जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी मुझे गलत लगा, किया जा सकता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव के नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 242 में है, नहीं भैया 242 में ही है। राज्यसभा और लोकसभा की जो प्रणाली उसमें 127, 87, 87 में ये तो ऑप्शन 3 जो है, क्या है भाई, क्या बोलना है, असत्य चुनना है। हाँ एकदम सही, मैं तो डर गया कि यार गलत हो गया क्या, नहीं, तीनों ही क्या होंगे, गलत होंगे, क्योंकि सही बात है। आप कोई भी विशेष अधिकार यदि ला रहे हो तो यार लोकसभा में कैसे, लोकसभा से जब लाओगे तब वो राज्यसभा में जाएगा, पारित होगा तभी तो निकलेगा, और कोई कैबिनेट मंत्री होगा तभी वो उसको पारित करेगा। प्राइवेट विधेयक को कैबिनेट मंत्री नहीं भी डालेगा तब भी वो चल जाता है। और ये संविधान के 242 में ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। 243, 343, इसको थोड़ा सा आप जरा जाकर 242 क्या है इसको जरा आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। 242 में बोला क्या गया है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ी सी इसके थ्योरी व्योरी थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा पढ़ रखा है तो इसलिए मुझे तुरंत क्लिक कर गया कि हाँ भाई ये आंसर सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी क्या बोलती है? ये परमाणु हथियारों को निषेध पर संधि के पालन और पूर्ण कार्यवाहन को बढ़ावा देती है। ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्व ज्ञान पे या फिर वधान पे कार्य करती है, ठीक है। तो AIA क्या काम करती है भाई? इसका दोनों ही काम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो इस तरह से रैंडम क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो IAEA के बारे में सर्च जरूर कर लीजिएगा, क्या इसके बारे में पॉइंट्स हैं, कैसे ये काम करता है, ठीक है, बात समझे ना। तो परमाणु एजेंसी के लिए काम करता है, उसकी क्या वर्क है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, इस तरह की चीज़ों को भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर भी थोड़ी दिए हुए हैं। तो 1957 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। चलो, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, परमाणु के ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, कि शांतिपूर्ण बढ़ावा देगा। और 1957 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था, ठीक है। IAEA स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से स्थापित किया गया है। और परंतु IAEA संयुक्त राष्ट्र सभा और सुरक्षा परिषद दोनों पर को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, ठीक है। एक आयोग है जिसे हम लोग बोलते हैं IPCC, ठीक है। ये कभी भी अपनी रिपोर्ट नहीं बनाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा याद रखिएगा। ये अपनी रिपोर्ट नहीं, दूसरों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट देता है। फ्रेम स्ट्रेट क्या है के संबंध में कथन दीजिए। यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच का मार्ग है।
फ्रेम स्टैंड, भाई देखो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बताता हूँ क्यों। यह आर्कटिक महासागर और विश्व महासागर के बीच एकमात्र गहरा संबंध रखने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी यार एक्यूरेट होना चाहिए। अब रीज़न क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो ग्रीनलैंड आइसलैंड के नहीं है, आर्कटिक और महासागर के बीच में क्या होता है, जब ठंडा जल और गर्म जल मिलता है ना, तो जहाँ पर ये मिलता है ना उस एरिया में मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं। तो यही एरिया जो कहलाता है फ्रेम स्टैंड कहलाता है। ऐसे बहुत सारी स्टेट आपको सुमात्रा में मिल जाएंगे, आपको प्रशांत महासागर में मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से एरिया मिल जाएंगे जहाँ ठंडा गर्म पानी आपको मिलता है। वहाँ पर मछली पकड़ने का बहुत अच्छा एरिया वो माना जाता है, इसलिए फ्रेम स्टैंड क्या है, जाना माना है। ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में नहीं मार्ग है, ठीक है, वो किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि चंद्रयान 2 के संबंध में बोले, इसे जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया। सही बात है। एक सफल लैंडिंग भारत को चंद्रमा पर एक सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करने वाला चौथा देश बना देगा। हाँ, यदि हो जाता तो शायद बन जाता, पर ऑप्शन दोनों ही सही है, 1 और 2, ठीक है। ये हो नहीं पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, मैक 3 है वो। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये भैया ये कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो ऐसे मंत्रालय भी आपको लिस्ट बना लेनी चाहिए कि उन मंत्रालयों के अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है। जैसे हमारी MHRD मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, PMO मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, और बहुत सारी जो मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई, MOSPI हो गया, ठीक है, या फिर और बहुत सारे जो एक्ट आ रहे हैं, जैसे MPTI एक्ट आया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो एक्ट हैं उनको भी आपको कवर करके चलना, और जितने एक्ट आप कवर कर सकते हैं, जितनी मिनिस्ट्री आप कवर कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन ही करेंगे, आगे हम लोग धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि देखो पहला वीडियो है तो थोड़ा टाइम लग गया होगा, पर धीरे धीरे इसको हम लोग कवर करेंगे और थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।